नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसआर स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रवि और आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कल के वीडियो हमने जाना था दोस्तों भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया था: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया था: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों पूर्व पाषाण काल का जो काल था, मानव आगमन से 9000 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसको हमने पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत लिया था। मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए तो 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसे हमने मध्य पाषाण काल के अंतर्गत लिया था। और नव पाषाण की अगर बात की जाए तो 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसे हमने नव पाषाण काल के अंतर्गत लिया था। अगर पूर्व पाषाण काल की स्थलों की अगर बात की जाए तो भारत में खोजे गए जो स्थल थे दोस्तों वो थे कश्मीर की सोन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना क्षेत्र और तमिलनाडु का पलवरम। ये दोस्तों पूर्व पाषाणकालीन स्थल है जो भारत में खोजे गए हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थलों की अगर बात की जाए तो मध्य पाषाणकालीन स्थलों में दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं, राजस्थान का बागोर और बेराट क्षेत्र, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का चकिया, बिहार की सिंहभूमि और पलामू क्षेत्र, ये दोस्तों मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो भारत में खोजे गए थे। इसके बाद अगर बात की जाए नव पाषाणकालीन स्थलों की तो दोस्तों मेरगढ़, ब्रूजम, कुफराल, चिरांद और कोलडीवा, ये दोस्तों उत्तरी भारत में खोजे गए नव पाषाणकालीन स्थल। और दक्षिण भारत के अगर स्थलों की बात की जाए तो दोस्तों कर्नाटक के मास्की, गुर्जरा, संगनकल्लू और पिकलीहल, ये कर्नाटक में ये नव पाषाणकालीन स्थल है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो पेमपल्ली है दोस्तों, वो तमिलनाडु का नव पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद अगर बात करें आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो सेंगनपल्ली और उतनूर, ये आंध्र प्रदेश के नव पाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ में दोस्तों कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं। मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर। मेरगढ़ में दोस्तों गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लगभग 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य है वो मेरगढ़ के अंदर मिले हैं। और कोलडीवा में अगर बात की जाए तो कोलडीवा में दोस्तों चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिले हैं। 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हमें मिले। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों 2 संस्कृतियों का हम अध्ययन करेंगे: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो वीडियो से जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता थी। सबसे पहले अगर बात की जाए 1826 में चार्ल्स मेसन 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। चार्ल्स मेसन ने दोस्तों 1856 में विलियम बर्टन और जॉन बर्टन 2 भाई थे जिन्होंने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाते वक्त हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग है वो किया था 1856 में। लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाते वक्त जॉन बर्टन व विलियम बर्टन 2 भाई थे, इन्होंने हड़प्पाकालीन ईंटों का प्रयोग है वो किया था। 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे 1856 में किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग का जनक, विभाग के जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसके बाद दोस्तों 1921 में
सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का सर्वे किया, हड़प्पा का उत्खनन किया। 1921 में दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसने हड़प्पा का सर्वे किया, हड़प्पा का उत्खनन किया। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा, सिंधु घाटी सभ्यता। यह नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने, सिंधु घाटी। क्योंकि प्रारंभिक जो भी स्थल पाए गए थे वो सारे सिंधु घाटी नदी के पास पाए गए थे, तो इस सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। इतिहासकार पिगट एक इतिहासकार हुए दोस्तों, पिगट। इतिहासकार पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी किसने बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को? पिगट महोदय ने। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का काल दोस्तों एनसीईआरटी की बुक के अनुसार 2600 से 1900 बीसी तक माना गया है। 2600 से 1900 बीसी तक ईसा पूर्व माना गया, ये एनसीईआरटी के अनुसार माना गया है। और अगर सारगोन के अभिलेख की बात की जाए, सारगोन का अभिलेख ये अफगानिस्तान के अंदर है, इसके अनुसार अगर बात की जाए तो 3250 से 2750 तक इसका काल है वो माना गया है। अब बात करें इसके विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, लेकिन सबसे प्राचीन सभ्यता वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सबसे बड़ी सभ्यता है। इसका क्षेत्रफल है वो विस्तार, इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अब इसके विस्तार की अगर बात की जाए तो दोस्तों उत्तर में यह है मांडा, जम्मू कश्मीर के अंदर है, चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी। उत्तर में तो मांडा तक विस्तृत थी, दक्षिण में देमाबाद, देमाबाद यह महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के किनारे। पूर्व में अगर बात की जाए तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यह दोस्तों ईडन नदी के किनारे है। और दक्षिण में अगर पश्चिम में अगर बात की जाए तो सुत कागेडोर ये द्वास्क नदी के किनारे है, द्वास्क नदी के किनारे। तो यहाँ तक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है वो फैली हुई थी। अब इसकी बात की जाए तो दोस्तों इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता है। उत्कृष्ट नगर नियोजन और जल निकासी के लिए यह प्रसिद्ध है। सभी नगर है वो शतरंज बोर्ड के समान बसे हुए थे। सड़कें वो समकोण पर काटती है। घरों के दरवाजे है मुख्य सड़क पर न खुल के पीछे की तरफ खुलते हैं।
2 मंजिला इमारत बनाई जाती थी, अर्थात इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। घरों में दोस्तों 3-4 कक्ष व खुला कक्ष, रसोई वगैरह होते थे। कुछ घरों में कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। सफाई हेतु दोस्तों मुख्य मार्ग पर बड़े हॉल का निर्माण भी होता था। कच्ची एवं पक्की ईंटों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। दोस्तों नगर में जो पूर्वी भाग था वो नीचा होता था, जिसमें जन सामान्य रहता था, और जो पश्चिमी भाग था उसे दुर्गीकृत किया जाता था, जिसमें पुरोहित वर्ग रहता था। अगर राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर माना जाए तो पुरोहित वर्ग के पास ही इसकी सत्ता वो रही होगी। सामाजिक स्थिति की अगर बात की जाए, सामाजिक स्थिति में दोस्तों यह समाज है वो मातृत्वात्मकता से युक्त परिवार रहे होंगे, क्योंकि बड़ी मात्रा में माता देवी की मूर्तियां यहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि हथियार है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। लोग यहाँ से युग्मित समाधान के प्रमाण भी वो प्राप्त होते हैं। एक स्थान से कुत्ते के साथ जो मालिक के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। समाधान 3 प्रकार के होते थे, जलाना, दफनाना और आंशिक समाधान। 3 प्रकार के समाधानों का उल्लेख है वो किया गया है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कृषि उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख फसलों की अगर बात की जाए तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, रागी। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और रागी। बाजरे के बहुत ही कम साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर हड़प्पा काल में चावल की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से चावल की खेती के साक्ष्य वो मिलते हैं। सिंचाई हेतु नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों शत्रुगई ऑक्सस नदी है अफगानिस्तान में, शत्रुगई अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी, यहां से नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। अफगानिस्तान के अंदर है। धोलावीरों से दोस्तों कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य भी मिलते हैं। स्टेडियम भी यहां से मिलता है धोलावीरों से। बड़े नगर व्यापार के केंद्र होते थे। पशुपालन भी होता था। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश आदि प्रमुख पशु थे। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश आदि प्रमुख पशु थे। सारगोन के अभिलेख में दोस्तों, सारगोन का अभिलेख है अफगानिस्तान के अंदर। इसमें दोस्तों इस सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। मेलुआ को दोस्तों नाविकों का देश कहा गया है और मोर के लिए यह प्रसिद्ध था। मेलुआ सिंधु घाटी शब्द के लिए सारगोन के अभिलेख में मेलुआ शब्द प्रयोग हुआ है। मेलुआ यह दोस्तों नाविकों का देश था और हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध था। हाजा पक्षी दोस्तों मोर को कहते थे, मोर। लोथल से दोस्तों फारस की गोल मोहर है वो प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर है वो प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता स्वीडन के लिए प्रसिद्ध थी। स्वीडन दोस्तों कपास को कहा जाता है, कपास। स्वीडन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्रसिद्ध थी। कपास की खेती सबसे पहले भारत में शुरू हुई। उद्योग धंधों की अगर बात की जाए तो इस सभ्यता के लोग है दोस्तों तांबा व टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी। सोने चांदी से ये लोग परिचित थे, लोहे से अपरिचित थे। मन के बनाने के कारखाने भी प्राप्त होते हैं। ईंटों के निर्माण हेतु भट्टे भी प्राप्त हुए हैं। धार्मिक स्थिति की अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये लोग बहुदेववादी थे। माता देवी तथा देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि माता देवी की जो मूर्तियां हैं वो सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर देवता का अंकन है। सर्जन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ की संज्ञा दी थी। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, एक मोहर मिली है जिस पर देवता का अंकन है, जिसे पशुपतिनाथ सर्जन मार्शल ने कहा था। हवन कुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। यज्ञ अनुष्ठान करते थे, यज्ञों में बलि देते थे, जादू टोना टोटकों में विश्वास करते थे। अब बात करें दोस्तों हड़प्पा की। सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। 1921 में यह खोजा गया था। सर्जन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन वो किया था। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन वो किया था। यह पाक के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में सिंधु नदी, रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है वो हड़प्पा है। रावी नदी
इसके उत्खननकर्ता जो है वो दयाराम साहनी है। रावी नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं। अन्नागार 12 अन्नागार है वो रावी नदी के तट पर मिलते हैं हड़प्पा से। इसके पास श्रमिक आवास भी बने हुए हैं। R37 एक कब्रिस्तान है जिसे R37 नाम है वो दिया गया है। R37 नामक कब्रिस्तान है वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक विदेशी की कब्र भी मिली है जिसे ताबूत में दफनाया गया है। यहाँ से एक इक्का गाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। स्वास्तिक के निशान के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। स्वास्तिक का निशान भी यहाँ से मिलता है। स्वास्तिक का निशान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। दोस्तों आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंगार पेटिका भी यहाँ से मिली है। श्रृंगार पेटिका प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से जो दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वो बातें हम देख रहे हैं। श्रृंगार पेटिका R37 अन्नागार और इक्का गाड़ी के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा वो रावी नदी के तट पर है। इसका उत्खनन है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है यह स्थल खोजा गया है। सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। इसका उत्खनन है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन है वो किया गया था। यहाँ एक विशाल अन्नागार प्राप्त होता है। विशाल स्नानागार भी प्राप्त होता है। विशाल स्नानागार सर जॉन मार्शल ने इसे दुनिया की आश्चर्यजनक स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक वस्तु की संज्ञा दी है। स्नानागार के पास कुएं भी प्राप्त हुए हैं। स्नानागार का उपयोग है सामुदायिक अनुष्ठानों में किया जाता है। स्नानागार का जो आकार है वो 39 × 23 × 8 के आकार में है। यहां से एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जो ध्यान अवस्था में है। एक 16 ऑर्डरों की है और बारीकी से कशीदाकारी इस पे की गई है। एक धातु की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। यह नग्न अवस्था में है और एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियां हैं वो पहन रखी है। एक धातु की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और साथ में दोस्तों एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहां से मिली है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों हाथी का कपालखंड भी मिला है। यहाँ सूती वस्त्र के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं और मेसोपोटामिया की मोहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। यह शहर 7 स्तरों पर मिलता है। 7 स्तर पर यह शहर मिलता है। 7 स्तर मोहनजोदड़ो का उत्खनन वो 7 स्तर पर किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसमें 7 स्तर पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो स्थल है वो है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी। इसकी खोज है दोस्तों, खोज का जो कार्य है वो अमलानंद घोष ने किया था। खोज का कार्य वो किया गया था। उत्खनन है वो बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा उत्खनन कार्य वो कालीबंगा के अंदर किया गया। यहाँ से बड़ी मात्रा में दोस्तों काली चूड़ियां वो मिलती है, इसलिए इस स्थान का नाम है वो कालीबंगा रखा गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोहरी फसल के साक्ष्य हमें कालीबंगा से उपलब्ध होते हैं। यह गरीब बस्ती थी, नाली व्यवस्था नहीं मिलती है। यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अलंकृत ईंटें मिलती है।
यहाँ से लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, हवन कुंड के भी मिलता है, जादू टोने में विश्वास करते थे, भूकंप के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं, बलि प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, युगमित समाधान के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। साथ में दोस्तों सर्जरी के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। खोपड़ी मिलती है जिसमें 6 छेद मिलते हैं। यह था दोस्तों कालीबंगा के बारे में। और लोथल, नेक्स्ट जो स्थल है वो है लोथल। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अंदर। लोथल नदी की अगर बात की जाए तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है, रंगनाथ राव। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर था। यहां से गोदीवाड़ा, दोस्तों गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी करती है गोदीवाड़ा। मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं दोस्तों। यहाँ से चावल के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। घरों के दरवाजे, दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर है जिसके दरवाजे है मुख्य सड़क पर खुलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों चक्की के दोनों पार्ट भी हमें लोथल से मिलते हैं। इसके बाद बात करें धोलावीरा। धोलावीरा यह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का आधुनिक शहर था। इसके जो उत्खनन करता है वो रविंदर सिंह बिष्ट है। यह गुजरात में दोस्तों पाया गया है। यह शहर दोस्तों किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। धोलावीरा, धोलावीरा दोस्तों 3 भागों में बंटा हुआ था, पूर्व, मध्य और पश्चिमी भाग। यहां से दोस्तों एक स्टेडियम मिलता है। स्टेडियम के साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। रविंदर सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। दोस्तों गुजरात में पाया गया, किसी भी नदी के किनारे यह स्थित नहीं है। और दोस्तों पुलिस युक्त बोर्ड यानी कि सूचना पट भी यहां से मिलता है हमें धोलावीरा से। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह पाकिस्तान में है। यह भी एक औद्योगिक नगरी थी चहुंदड़ो, और मनके बनाने के कारखाने भी यहां से मिलते हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी हमें चहुंदड़ो से मिलते हैं। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो का जो उत्खनन करता था दोस्तों एनजी मजूमदार। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, हमें चहुंदड़ो से मिलते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो सुरकोटदा, सुरकोटदा में दोस्तों घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य है वो मिलते हैं सुरकोटदा में। और देमाबाद में दोस्तों धातु का रथ मिलता है। देमाबाद, देमाबाद दोस्तों, देमाबाद है वो महाराष्ट्र में है। देमाबाद से हमें धातु का रथ मिलता है, धातु का रथ देमाबाद से हमें मिलता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अगर पतन की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के जो कारण थे दोस्तों, किन किन विद्वानों ने कौन कौन से कारण माने हैं, तो दोस्तों मार्टिमर व्हीलर व गार्डन चाइल्ड। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के जो कारण माना है मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन के कारण है वो माना था आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। सर जॉन मार्शल ने जो कारण माना है वो बाढ़ के कारण माना है। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ था। अमलानंद घोष ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण माना है वो जलवायु परिवर्तन माना है। जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों लिम्बारक और अन्य ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का कारण माना है वो सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन को माना है। तो दोस्तों
इतनी विशाल सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, किसी एक कारण से इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश है वो नहीं हो सकता। इसके पतन के लिए कई कारण वो उत्तरदायी रहे होंगे। तो दोस्तों हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कल हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।